तो हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। आई होप यू फाइन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के महत्वपूर्ण मॉडल सेट विज्ञान का, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। खंड वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग करने वाले हैं ये इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, वीडियो को अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए प्रश्न 1 देखते हैं क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। यानी कि जो हम लेंस बनाते हैं उसमें कौन सा इसमें जो पदार्थ है उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है दोस्तों, तो वह पीतल है। यानी कि कांच का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि कांच जो है उसे तो हम अपना लेंस जो होता है उसको बना सकते हैं। और जल से जो उसका प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक को हम जल के द्वारा उसको हम लोग यानी कि पिघलाते हैं और दोनों का प्रयोग होता है। लेकिन पीतल का उसमें तो प्रयोग नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर पीतल हो जाएगी। आइए 2 नंबर हम प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। तो कौन अपवर्तन के लिए सही है दोस्तों, तो दो। आप पहले वीडियो में भी हम आप लोग को बताए थे कि परावर्तन और अपवर्तन दोनों का जो नियम होता है वह 2 ही होता है। तो 2 आप लोग को याद रखना है। 3 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह क्या है दोस्तों, तो वह है रेटिना। आप लोग को याद रखना है, रेटिना जो है वह हमारे आँख के अंदर होता है और जब किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह इसी पर बनता है। चलिए हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। यानी कि कह रहा है कि किसी माध्यम से जो अपवर्तनांक होता है उसका मान कितना होता है। तो आप लोग को याद रखना है साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर। इसे हम यू से भी सूचित करते हैं, यू से भी इसको सूचित किया जाता है। चलिए इसी प्रकार हम लोग 5 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। 5 नंबर सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 5 नंबर सवाल हमारा कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 यानी कि आप लोग समझ गए होंगे प्लस है तो यह उत्तल ही होगा। तो यह गोलीय दर्पण कैसा है, तो कैसा है दोस्तों, तो उत्तल है। आप लोग को याद रखना है जब प्लस में यहाँ पर बोले तो उत्तल, अगर यहाँ पर माइनस में बोले अगर तो अवतल हो जाएगी। तो यह प्लस में बोल रहा है इसलिए धनात्मक रूप में उत्तल हो जाएगी। चलिए इसी प्रकार हम लोग देखते हैं 6 नंबर प्रश्न को। कह रहा है कि तालाब का जन कम गहरा दिखाई देने का कारण है। जो तालाब का जल होता है वह कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है दोस्तों, तो उसका सही उत्तर हो जाएगी अपवर्तन। यानी कि जब प्रकाश का अपवर्तन होती है तो उसमें प्रकाश समय हमें कम गहरा दिखाई देता है। चलिए इसी प्रकार 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना क्या होती है दोस्तों, तो आप लोग को याद रखना है ऋणात्मक होती है। ये इसी प्रकार हम लोग देखते हैं 8 नंबर प्रश्न को क्या कह रहा है। 8 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r हो तो वह त्रिज्या में संबंध है सही है। तो कौन सा संबंध सही है दोस्तों, तो आप लोग को याद रखना है कि r बराबर 2 r मतलब सॉरी यह गलत हो जाएगी। आप इसका सही उत्तर होगा r बराबर 2f, r बराबर 2f। आपको यह याद रखना है। सॉरी दोस्तों ये वाला नहीं होगा, ये वाला गलत है, ये वाला बिल्कुल ही गलत है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल नहीं सही हो जाएगी। 8 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल नहीं सही हो जाएगी। इसको पलटाएंगे तो r बराबर 2/f, अगर इसको भी पलटा देंगे तो f बराबर r/2 ऐसे हो जाएगी। तो यह वाला सही हो जाएगी, आप लोग को याद रखना है। चलिए अब हम देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है।
तो आप लोग को याद रखना है कि तो नाइक्रोम का प्रयोग होता है। इसमें चांदी नहीं प्रयोग होता है, लोहा भी नहीं प्रयोग होता है और तांबा भी नहीं प्रयुक्त होता है। इसमें सिर्फ नाइक्रोम प्रयुक्त होता है। इसलिए आपको इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में नाइक्रोम की तार का पदार्थ का प्रयोग होता है, आप लोग को याद रखना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं 10वें नंबर प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। जो 1 यूनिट यानी कि 1 यूनिट हम विद्युत अपने घरों में खर्च करते हैं, उसका मान कितना होता है दोस्तों, यही पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगी 3.6 गुना 10 के पावर 5 जूल। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा पूछ रहा है, ऊर्जा मतलब कि जूल ही होता है। तो इसका आप लोग का सही उत्तर बी नंबर 10 का सही हो जाएगी। आइए इसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं 11 नंबर सवाल को क्या कह रहा है। यहाँ पर 11 नंबर सवाल दे दिया गया है, किलोवाट प्रति घंटा का एक इकाई है। जो किलोवाट प्रति घंटा है उसका एक इकाई है। तो क्या है दोस्तों, तो आप लोग को यहाँ पर देखना है। इसका सही उत्तर हो जाएगी दोस्तों विद्युत आवेश की। क्या हो जाएगी दोस्तों, तो विद्युत आवेश की इसका सही उत्तर हो जाएगी। आइए इसी प्रकार हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है कि विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों, तो आप लोग को याद रखना है ऊष्मीय सिद्धांत पर जो विद्युत फ्यूज है वह सिद्धांत पर कार्य करता है। ये इसी प्रकार देखते हैं 13 नंबर सवाल को। कह रहा है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर पूछ रहा है, तो आप लोग को याद रखना है समांतर क्रम में। अगर यहीं पर पूछता कि ए मीटर तो ए मीटर का हो जाता है श्रेणी क्रम में, लेकिन वोल्ट मीटर पूछ रहा है तो इसका सही उत्तर होगा समांतर क्रम। आइए इसी प्रकार देखते हैं 14 नंबर प्रश्न को क्या कह रहा है। देखिए 14 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो कौन होता है दोस्तों, तो वोल्ट मीटर। आप लोग को याद रखना है, अगर विभवांतर यहाँ पर पूछ दे तो वोल्ट मीटर होगा। अगर आमीटर पूछ दे तो ए मीटर पूछे तो उसका आमीटर होता है। आप लोग को इस बात पर ध्यान देना है। आइए इसी प्रकार हम लोग देखते हैं 12 नंबर सवाल को क्या कह रहा है। आइए इसी प्रकार हम लोग देखते हैं 15 नंबर सवाल को क्या कह रहा है। 15 नंबर यहाँ पर हमारा सवाल कह रहा है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरित करती है। तो किस विद्युत में रूपांतरित करती है दोस्तों, तो स्थितिज ऊर्जा इसका सही उत्तर हो जाएगी। आइए इसी प्रकार देखते हैं 16 नंबर कह रहा है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो आप लोग को पता ही होगा कि विद्युत बल्ब में जो है निष्क्रिय गैस भरी जाती है। आप लोग को याद रखना है निष्क्रिय गैस भरी जाती है। आइए देखते हैं 17 नंबर सवाल को। कह रहा है कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का पीएच मान क्या होगा। तो अगर लाल कर देता है नीले लिटमस पत्र को, तो आप लोग को याद रखना है कि वह 2 होगा, यानी कि वह अम्ल है। अगर पूछता कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो वह होता 10, यानी कि क्षार। आइए देखते हैं 18 नंबर प्रश्न को दोस्तों क्या कर रहा है। कह रहा है कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है दोस्तों। कह रहा है बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है, तो हमको पता है कि C6H6 बेंजीन का सूत्र होता है। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं इस नंबर सवाल को। कह रहा है कि एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है। तो क्या है दोस्तों, तो आप लोग को याद रखना है एथेनॉल। क्या, एथेनॉल। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं अब 20 नंबर सवाल को। 20 नंबर सवाल कर रहा है कि CnH2n निम्नलिखित में से किसका सामान्य सूत्र है। तो किसका सामान्य सूत्र है दोस्तों, तो एल्कीन का सामान्य सूत्र। अगर यही रहता है कि CnH2n-1 तो यह हो जाता है दोस्तों आपका एल्केन। अगर यही रहता CnH2n और +2 तो वो हो जाता दोस्तों आपको एल्काइन। आइए देखते हैं इसी प्रकार अब हम लोग 21 नंबर सवाल को क्या कह रहा है कि लोहे की परमाणु संख्या है दोस्तों। यहाँ पर पूछ रहा है कि लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो हम लोग को पता है कि लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है, इसलिए 21 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल नहीं सही हो जाएगी। आइए इसी प्रकार हम लोग देखते हैं 22 नंबर सवाल को। कह रहा है कि स्टेनलेस
स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं। कौन तत्व रहते हैं दोस्तों? तो आप लोग को याद होगा कि निकेल एवं क्रोमियम। यह जो सेट हम बनवा रहे हैं वह डीसी फिल्म्स के मुताबिक बन रहा है और इस चैनल को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और यह जो हम वीडियो बना रहे हैं वह 2023 में 40 या 50 हम इसमें सवाल पढ़ाएंगे, जिसमें आप लोग को 25 या 30 जरूर ही लड़ेगा। एकदम गारंटी फुल है दोस्तों, इसलिए इस पर विश्वास कीजिए और आप लोग इस चैनल के द्वारा पढ़िए और इस चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिए दोस्तों। चलिए 23 नंबर सवाल को देखते हैं। कह रहा है कि पीतल है। पीतल क्या है दोस्तों? तो मिश्र धातु है, आप लोग को याद होगा। चलिए इसी प्रकार हम देखते हैं। यह रिवीजन क्लास चल रहा है, ना कि हम पढ़ा रहे हैं। रिवीजन क्लास हो रहा है यहाँ पर, और जब बच्चे फर्स्ट हो जाएंगे तब हम उनके लिए एक नया बैच शुरू करेंगे, जिसमें ऑल सब्जेक्ट पढ़ाई होगी 2024 के लिए। इसमें कह रहा है कि 24 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नांकित यौगिकों के कौन अम्ल हैं? कौन अम्ल हैं दोस्तों? तो आप लोग को याद होगा कि H2SO4 जो होता है वह निम्नांकित के यौगिकों के अम्ल होता है। H2SO4 जो है वह एक अम्ल है। इसमें 25 नंबर सवाल कर रहा है कि निम्नांकित में कौन प्राकृतिक चूरा सूचक है? तो कौन है दोस्तों? तो आप लोग को याद रखना है कि मेथिल ऑरेंज जो है वह प्राकृतिक ऑरेंज सूचक का मेथिल ऑरेंज है। चलिए इसी प्रकार हम लोग देखते हैं। अब 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 26 नंबर प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिकों का नाम क्या है? तो क्या है दोस्तों? तो आप लोग को याद होगा कि एल्डिहाइड। क्या? एल्डिहाइड जो है OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिकों का नाम है। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं 27 नंबर सवाल को क्या कह रहा है? कह रहा है कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। क्या देता है दोस्तों? तो आप लोग को याद रहा होगा कि इथेन देता है। एथेन जो है कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करता है, उसके बाद एथेन हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार आइए हम देखते हैं अब 28 नंबर सवाल को क्या कह रहा है। 28 नंबर हमारा सवाल 28 नंबर यहाँ पर हमारा सवाल कह रहा है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु पाए जाते हैं? तो कितने परमाणु पाए जाते हैं दोस्तों? तो आप लोग को याद रखना है 3 परमाणु पाए जाते हैं। इसलिए 28 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगी। आइए देखते हैं 29 नंबर सवाल को कह रहा है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। तो कौन सी धातु है दोस्तों? तो पारा। आप लोग को याद रखना है पारा जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। आइए इसी प्रकार देखते हैं 30 नंबर सवाल को। 30 तो कह रहा है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन दोस्तों आप लोग को याद रखना है मीथेन है, क्योंकि मीथेन का सूत्र होता है CH4। तो C जो है एक है और इसका चारों जो है बॉन्ड भरा हुआ है, और इसलिए यह सरलतम हाइड्रोकार्बन है। इसलिए इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगी। आइए अब देखते हैं 31 नंबर सवाल को क्या कर रहा है। 31 नंबर हमारा यहाँ पर सवाल कर रहा है कि निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? कौन क्षारीय ऑक्साइड है दोस्तों? तो आप लोग को याद रखना है कि Na2O जो है क्षारीय ऑक्साइड धातु है। तो आप लोग को याद रखना है। चलिए 32 नंबर सवाल को देखते हैं। कह रहा है कि बेकिंग पाउडर का एक मिश्रण है। तो बेकिंग पाउडर का एक मिश्रण है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगी NaHCO3 एवं एसेटिक अम्ल का, यानी कि जो 2 अम्ल से मिलकर बना होता है बेकिंग पाउडर का एक मिश्रण। अगर परीक्षा में यह भी पूछ देता है कि बेकिंग पाउडर किस किस मिश्रण से बना हुआ होता है, तो आप लोग को याद रखना है कि NaCO3 एवं एसिटिक अम्ल। यह भी पूछ देता है कि बेकिंग पाउडर है, तो आप लोग को मिश्रण पर क्लिक कर देना है। चलिए हम देखते हैं 33 नंबर सवाल कर रहा है कि न्यूक्लिडिक शब्द किनके द्वारा दी गई है? तो किनके द्वारा दी गई है दोस्तों? तो आप लोग को याद रखना है कि रोबर्ट हुक के द्वारा दी गई है।
जो न्यूक्लिक शब्द है। आइए इसी प्रकार हम लोग देखते हैं अब 34 नंबर सवाल को। 34 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि यहाँ पर पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है। किस रूप में जमा होता है दोस्तों, तो आप लोग को याद रखना है स्टार्च में। स्टार्च में हम मानवों में जो भोजन जमा होता है वो प्रोटीन के रूप में जमा होता है, और जो पौधे हैं उनमें स्टार्च के माध्यम से जमा होता है। आइए देखते हैं 35 नंबर सवाल को कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है। तो किनके द्वारा लिखी गई है दोस्तों, तो आप लोग को याद रखना है डार्विन के द्वारा लिखी गई है जो द माइक्रोग्राफिया है। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं अब 36 नंबर सवाल को कह रहा है कि पौधे और पशुओं की कोशिकाएं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, तो आप लोग को याद रखना है कोशिका विज्ञान कहलाता है। कोशिका विज्ञान कहलाता है, इसलिए बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल नहीं सही हो जाएगी। आइए इसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं अब 37 नंबर सवाल को क्या कर। इसमें हमारा कह रहा है कि 37 नंबर सवाल मानव हृदय घिरा हुआ होता है। तो मानव हृदय किससे घिरा हुआ होता है दोस्तों, तो आप लोग को याद रखना है प्लाज्मा से घिरा हुआ होता है। आइए इसी प्रकार देखते हैं 38 नंबर सवाल कर रहा है कि बीजांड की और पराग नलिकाएं की वृद्धि का कारण होता है। तो कौन सा होता है दोस्तों, तो आप लोग को याद रखना है कि गुरुत्वानुवर्तन जो होता है वह बीजांड की और पराग नलिकाएं की वृद्धि का कारण होता है। हम इसमें लगभग 50 को मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, उसमें से हम नहीं कह रहे हैं कि 25 में 25 लड़ेगा। चलिए अब उसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं 39 नंबर प्रश्न को क्या कह रहा है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है। तो कितनी होती है दोस्तों, तो कितनी दिनों की होती है, महीनों की नहीं, तो 12 से 20 दिन की होती है। 12 से 20 दिन की होती है हमारा श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं 40 नंबर सवाल को कह रहा है कि पित्त रस कहाँ स्रावित होता है। पित्त रस कहाँ स्रावित होता है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगी यकृत। यकृत में हमारा पित्त रस स्रावित होता है। आइए देखते हैं 41 नंबर सवाल को क्या कह रहा है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है दोस्तों, तो मक्खी में नहीं होता है। हीमोग्लोबिन का अर्थ होता है मतलब कि खून। खून मतलब हीमोग्लोबिन। तो मक्खी में तो नहीं होता है, लेकिन पक्षी में भी होता है और मनुष्य में भी होता है, इसलिए इसका सही उत्तर बी हो जाएगी। आइए इसी प्रकार हम लोग देखते हैं अब 42 नंबर सवाल को क्या कह रहा है। 42 नंबर यहाँ पर सवाल कह रहा है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो आप लोग को याद रखना है इनेमिया रोग होता है। इनेमिया रोग होता है हीमोग्लोबिन के कमी से। आइए देखते हैं 43 नंबर सवाल को कह रहा है कि मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। तो अवशेषी अंग क्या है दोस्तों, तो अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स जो है, कोई लोग कहते हैं रेक्टम है, सीकम है, कोलोन है, लेकिन नहीं, अपेंडिक्स जो होता है वो मनुष्य के आहार नाल के अवशेषी अंग होते हैं। आइए देखते हैं इसी प्रकार हम लोग अब 44 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है। तो कौन करता है दोस्तों, तो वसा का पाचन जो होता है वह ट्रिप्सिन का काम एंजाइम का काम करता है। वसा हो जाएगा प्रोटीन का पाचन और कार्बोहाइड्रेट का पाचन, मतलब कि इनमें से सभी भी हो जाएगी। हम नहीं देखें पहले, वरना इनमें से सभी लगाते, सॉरी दोस्तों। चलिए 45 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है कि मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। तो कौन सा भाग का पाचन होता है दोस्तों, तो आप लोग को याद रखना है कि न्यूक्लियरिक अम्ल का पाचन होता है। न्यूक्लियरिक अम्ल का पाचन होता है। आइए देखते हैं इसी प्रकार 46 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है। ऑक्सीजन का वाहक कौन है दोस्तों, तो आरबीसी आप लोग को याद रखना है, यानी कि रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाएं। चलिए इसी प्रकार हम लोग देखते हैं 47 नंबर सवाल को क्या कह रहा है कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। तो इंसुलिन जो होता है वह शर्करा यानी कि शुगर हमारे शरीर में नहीं हो जाता है, शुगर उसी का यह नियंत्रित करता है। आइए इसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं अब 48 नंबर सवाल को कह रहा है कि
मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिकाएं होती है। तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिकाएं क्या होती है? तंत्रिका कोशिकाएं होती है। इसलिए सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगी। आइए इसी प्रकार अब हम लोग देखते हैं 49 और 50 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 49 नंबर प्रश्न की प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो कितने नियम होते हैं दोस्तों? तो 2 नंबर होते हैं, 2 नियम होते हैं। इसी प्रकार देखते हैं 50 नंबर पर प्रश्न को कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्ध होता है। तो क्या होता है दोस्तों? तो आप लोग को याद रखना है कि यू बाटा भी होता है अवतल लेंस का आवर्धन जो क्षमता होती है। इसी प्रकार हमने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया। उम्मीद है कि आप लोग इसमें 45 जरूर अपने से बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके बाय, सी यू।